हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे रगा का मॉक टेस्ट। ठीक है, कोशिश करना कि इसमें कि 20+ सही हो जाए। ठीक है, कमेंट्स में बच्चे क्या बोल रहे हैं, मेरे 30 में 30 सही है, उस पर ध्यान मत देना। आप अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, ज़्यादा किसी कमेंट को देखे ना, ज़्यादा किसी ने अगर कम बता दिया तो उसको देख के मोटिवेटेड मत हो जाना, और किसी ने बोल दिया मेरा 30 में 30 सही है तो आप उसको देख के डिमोटिवेट मत हो जाना। आप अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग बताना। इसमें का टारगेट यही रहेगा कि जो बच्चा 20+ कर ले रहा है वो एग्जाम में 25 से 26 रगा के क्वेश्चन कर लेगा। लेकिन हाँ, बशर्ते कि एक चीज समझ में आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अब यूट्यूब पे मॉक टेस्ट करना और ऐप पे मॉक टेस्ट करना, दोनों में फर्क है। तो आप यूट्यूब पे मॉक टेस्ट कर रहे हो तो आइडिया लेने के लिए क्वेश्चंस की किस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो एग्जाम का फील लेना और स्पीड मेंटेन करना उसके लिए आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट में जाना होगा। चाहे आप कहीं पे भी जाओ, अगर आप हमारे पास आ रहे हो, हम एग्जाम के लेवल का मॉक टेस्ट देंगे एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए। अभी ज्वाइन करो, ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसमें आपको एक नया मॉक टेस्ट मिलेगा, फ्रेश मॉक टेस्ट है इस बार के लिए, बिल्कुल भी 02/2025 बैच के लिए। 20 मॉक टेस्ट देंगे, आपके एग्जाम तक आप खत्म भी नहीं कर पाओगे, रेगुलर एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो। ठीक है, तो आप जाओ। इसकी प्राइस भी हम लोग बहुत कम रखे हैं, 113 रुपये में आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाती है वाई ग्रुप के लिए। और हर मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर। आप जाओ, अभी ज्वाइन करो और फटाक से ज्वाइन करके मॉक टेस्ट को लगाना शुरू कर दो। ठीक है, अगर ऐप यूज करने नहीं आता है व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 7279047787 पे। मॉक टेस्ट पेड है, 113 रुपए की है। अब आज हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है ना वो कब मनाया जाता है? ये सबसे शानदार क्वेश्चन होगा इस साल के लिए, क्योंकि ये हर साल जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ये आप ठीक है, क्या याद रखोगे? डॉक्टर डे कब मनाया जाता है भाई? 13 मार्च को। आगे कह रहा, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 7 अभ्यास संपन्न किया? अब ये सवाल देखो ना, ये हम नहीं कह सकते ना कि सितंबर में हुआ तो एग्जाम में नहीं आएगा। ये तो ऐसा नहीं कि सितंबर में हुआ है, अब ये सितंबर में ही हुआ है, इसको याद रखना। ठीक है, कब से कब सितंबर हुआ है तो ये भी चीज आपके एग्जाम में तो नहीं पूछेगा हालांकि, लेकिन ये जरूर याद रखना कि सितंबर में हुआ है। ये 11 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। इसकी एंड डेट मेरे को भी एग्जैक्टली भी भूल रहा हूँ मैं, याद नहीं है। बट ये नहीं पूछेगा कि कब से कब तक हुआ। लेकिन इससे रिलेटेड ना, स्टर्न ब्रिज, ये जो नाम है स्टर्न ब्रिज 7, आप याद रखना किन दो देशों के बीच हुई थी। एक तो अपना इंडिया होगा ही होगा, और इंडिया के साथ था ओमान। अब इन दोनों देशों की जो है ना एयरफोर्स के साथ हुई थी, अब याद रहेगा। अब इंडिया और ओमान के बीच हुआ था ईस्टर्न ब्रिज 7, और ये चीज ऐसा नहीं कि सितंबर में हुआ तो नहीं पूछेगा भाई, ये चीज पहले से शेड्यूल रहता है। अब ऐसा नहीं कि सितंबर में करना है तो ओमान से फोन करेंगे, हाँ भाई कैसे हो, भेजो अपने एयरफोर्स को, आज डिफेंस एक्सरसाइज करा लेते हैं। ऐसा तो होता नहीं है, कई महीनों पहले से सभी चीजें शेड्यूल होती हैं कि कब क्या होने वाला है, इसके अंदर कौन कौन से फाइटर प्लेन्स आएंगे। अब जैसे देखो, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी कोई प्लेन आया होगा, और ओमान की एयरफोर्स, जिसको ये लोग रॉयल एयरफोर्स कहते हैं, ओमान की जो एयरफोर्स है उनकी तरफ से भी आया था। अब रॉयल क्या होता है भाई? तो ये अब जैसे नेवी बोलते हैं ना ब्रिटेन वाले, रॉयल नेवी, तो ये लोग अपने एयरफोर्स को रॉयल एयरफोर्स कहते हैं। ठीक है, अपना अपना नाम देने का चीज़ है। अब देखो, मैं एक चीज़ कहता हूँ, क्या इंडियन क्या कहते हैं, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो गया था फाइटर प्लेन, वो कौन सा था? मिग 29। ठीक है, और जैगवार भी गया था इसके अंदर। और इनका जो था F-16 और हॉक जो करके इनका है एक, हॉक एयरक्राफ्ट आया था ओमान की तरफ से। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखोगे। ये एक बायलेटरल है, बायलेटरल का मतलब दो पक्षीय, जो कि इंडियन एयरफोर्स और ओमान। मैं सोच रहा हूँ क्या इसके अंदर कुछ और बताने लायक है, हालांकि अभी तो फिलहाल कुछ और बताने लायक नहीं है, मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा आपको मैंने नॉलेज दे दिया। मिग 29 जैगवार जो है इंडिया की तरफ से था, और ओमान की तरफ से F-16 एंड हॉक। ठीक है, चलो एयरक्राफ्ट था हॉक वाला। आगे बढ़ते हैं। कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गई ये चीज याद है। कलिंग अवार्ड दी क्यों जाती है? तो साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दी जाती है। अब लगा लो कौन देता होगा, किसके द्वारा स्थापना की गई होगी, कौन देता होगा? अब आप बोलोगे हाँ अच्छा, साइंस की तरफ से इसरो ने किया होगा, ये भी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करता है ना। ऐसा नहीं है, यूनेस्को। याद रहेगा, कलिंग अवार्ड की स्थापना की गई थी यूनेस्को की तरफ से, और दी भी जाती है यूनेस्को तरफ से। क्यों? विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। याद रहेगा ना आपको, साइंस के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। चाणक्य और किस नाम से जाने जाते हैं? चाणक्य का दूसरा और क्या नाम है? देखो, चाणक्य को ना कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य को ना विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता था। ऑप्शन में हमारे विष्णुगुप्त है। ठीक है, कौटिल्य भी हो सकता है,
अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या दे रखा है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इन्हीं को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब किसने जीता, बताओ। सिंगल्स में, मेन सिंगल्स में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन की ग्रैंड स्लैम का किसने जीता। आप में से दो नाम फटाफट बोलते हो, नोवाक डिजोकोविच, ठीक है, और एक राफेल नाडाल। ये दोनों नाम फटाफट बोलते हो, लेकिन इस बार नहीं है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में, दोनों में से कोई नहीं है इस बार, है जैनिक सिनर है। ठीक है, याद रहेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल का ही पूछता है जनरली, तो जैनिक सिनर। फिर है जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है। जीएसएलवी का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जो कि ए के अंदर है। ए के अंदर है ना, स्पेलिंग में देख लो यहाँ पे, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जियो सिंक्रोनियस, एक जैसे हैं क्या ये दोनों, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं वर्ड इसके अंदर, बट हमने पहले ए को ही देखा। ए को आंसर करो। यहाँ पे एग्जाम में देखो दो दो ऑप्शन नहीं रहेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं। 7 में देखो, दिल्ली के मुख्यमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ऑब्वियस चीज है। जो अब मुख्यमंत्री जो दिल्ली सरकार किसके अंदर आता है, किसी के अंदर भी है। दिल्ली तो एक सीएम अपने इंडिपेंडेंट होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये चीज़ आप थोड़े से याद रखोगे। ठीक है, कि ऐसा दिल्ली का क्यों पूछा जा रहा है, बिकॉज वो यूटी है, ठीक है, और वहाँ पे सीएम का भी रूल, दैट्स व्हाई रीजन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली आपने देखा होगा जितने भी यूनियन, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, क्या कहते हैं उसको, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, हिंदी में। तो वहाँ पे गवर्नर होते हैं लेकिन सीएम नहीं होते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको वहाँ पे गवर्नर है, सीएम नहीं है। लेकिन दिल्ली में क्या है, यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी वहाँ पे सीएम है, और उनको कौन दिलाते हैं शपथ, राष्ट्रपति। फिर सार्क कार्यक्रम के कार्यान्वयन का जो समन्वय करने के लिए स्थायी सचिवालय स्थित है। देखो इस सवाल को चाहते हैं हम लोग तो इजी तरीके से परोस सकते थे कि सार्क का ना सचिवालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको लेकिन हमने इजी करके नहीं दिखा दिया, इस क्वेश्चन को हमने लैंग्वेज को डिफिकल्ट कर दिया। आपने सबको पता है ना काठमांडू में, लेकिन लैंग्वेज टफ किया कि बच्चा ऑप्शन की तरफ देखेगा भी नहीं, फट से आगे बढ़ जाएगा। तो ये चीज देखना, लैंग्वेज देख के डरना मत। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ पे, काठमांडू में। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हमने लिखा था, हमने लिखा भी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखो, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चल लेता है। तो बताओ उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। हालांकि इसको बनाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, क्या ऐसा मान सकते हो। देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अगर स्पीड इसका क्या है ना 10 किलोमीटर होता तो भी टी टाइम लगता, और 14 किलोमीटर होता तो भी टी टाइम लगता। तो इस सिचुएशन में दोनों के बीच का डिफरेंस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आप यूं कर सकते हो 14t माइनस 10t इज इक्वल टू 20। तो आप हालांकि यहाँ पे ये लिख सकते हो 4t इज इक्वल टू 20, तो t बराबर हो गया 4×5 = 20, ठीक है, 5। तो ये क्या है ना कि अगर उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है, तो 10 वास्तविक तो हमारा 10 किलोमीटर है, तो 10 के साथ अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो हमारा आ जाता है 50 किलोमीटर, ठीक है। ये भी हम कर सकते थे, या फिर इसको मुंह जुबानी भी कर सकते थे। भाई सुनो, टाइम के प्रोपोर्शनली में डिस्टेंस, स्पीड के प्रोपोर्शनली में डिस्टेंस तय करेंगे। जितना स्पीड बढ़ाओगे डिस्टेंस ज्यादा कवर करोगे, स्पीड घटाओगे डिस्टेंस कम कवर करोगे। तो स्पीड कितना बढ़ रहा है, मतलब 4 बढ़ रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना, देखो स्पीड अगर 4 बढ़ता है तो डिस्टेंस 20 बढ़ता है, ठीक है। तो एक स्पीड के साथ कितना डिस्टेंस होगा, तो 20/4, तो 5 कट गया, तो 5 4 10 स्पीड के साथ 50 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, मुंह जुबानी कर सकते थे इसको। हालांकि मुंह जुबानी करने वाले मैं क्यों नहीं बताता हूँ ना, बच्चे कहते सर आप अपना अलग से नियम कैसे लगाते हो, वो अलग से नियम नहीं होता, वो सब शॉर्टकट होता है। इसलिए मैं शॉर्टकट बताने में भी आजकल सोच रहा हूँ। कई बार से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप अपना अलग ही लॉजिक लगाते हो, कॉन्सेप्ट से हट जाते हो। बट कॉन्सेप्ट का अगर मान लो इंग्लिश का आपने पढ़ लिया है, रगा पढ़ लिया है पूरा अच्छे तरीके से, तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है मैं आपको बताता हूँ। एक टाइम ना, एक बार आप ट्रस्ट करके, हमारे देखो पिछली बार बहुत सारे एग्जाम में जो बच्चा PYQs लगा रहा होगा या फिर प्रीवियस ईयर की एग्जाम जिसने दी होंगे ना, वो हमारी PDF को पढ़ो और देन आप मॉक टेस्ट को लगाओ। खुद आप रियलाइज करोगे कि आपके मार्क्स कैसे बढ़ रहे हैं, और एक्चुअल एग्जाम में भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अब इसमें कोई डाउट मत रखना, मैं आपको समझाता हूँ। हमारी जो इंग्लिश की PDF है ना, इसमें ग्रामर प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे, इवन पैसेज के भी होंगे, पैराजम्बल भी होंगे, कॉमन एरर भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, वॉइस नरेशन, इसमें वोकैब भी होंगे। तो वोकैब मैक्सिमम शिफ्ट में 80% तक 90% तक देखने के लिए हर बार मिलती है, और इस बार भी मिलनी चाहिए और मिलेगी भी,
ठीक है। और ग्रामर प्रैक्टिस की जो सेशंस होंगी ना, वो 100% ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो होंगे हमारे पीडीएफ कॉन्सेप्ट के होंगे। मैं 1% भी कम नहीं बोल रहा हूँ। कॉमन ईयर का जितने भी क्वेश्चन आएगा हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन आएगा। लिख के ले जाओ मेरे से, लिख के ले जाओ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो और पैसेज का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो पैराग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो बस प्रैक्टिस के लिए होती है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे पीडीएफ से। हमने 50 क्वेश्चन दिए पैसेज के, मतलब 10 पैसेज दिए हैं, 50 क्वेश्चन हो गए, और पैराग्रामर के 25 क्वेश्चन दिए, और बाकी ये तो प्रैक्टिस के लिए है। लेकिन आप इनके कॉमन ईयर को सॉल्व करके अच्छे से इनके रूल्स को समझोगे, एंड वोकैब रट्टा मार सो एकदम जितना हो सके। टोटल 800 वोकैब है, वन वर्ड, सिनोनिम्स, इडियम सब मिला के, स्पेलिंग्स वाले सब मिला के। ये सारी चीजों को आप रट्टा मार दो, बहुत एग्जाम में काम आएगा, जिसकी प्राइस 60 रुपीज है। इसको कैसे बाय करना, व्हाट्सअप करके। साथ में अगर आप रागा के लिए मैथ के बारे में सोच रहे हो ना, मैथ आपका वीक है, अगर कुछ पढ़े नहीं हो, तो मैंने जो जो टॉपिक बताया था लास्ट टाइम में, आपको क्या क्या मैंने बताया था याद है ना, कि मेंसुरेशन अच्छा से कर लो। आपको लास्ट टाइम में परसेंटेज, रेशियो, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस, इसके बाद आपको टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर लेना, जहां से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 से 5 नंबर इजिली आ जाते हैं। एटलीस्ट इतना कर लो आपके एग्जाम में, और हम गारंटी देते हैं हमारे जो रागा के अंदर जो मैथ आता है ना, हमारे पीडीएफ के एक एक क्वेश्चन जो है ना उनके कॉन्सेप्ट पे आएंगे। 100% हमारे पीडीएफ का कॉन्सेप्ट का यूज करके आएगा, एक सिंगल % भी बाहर नहीं होगा। और मैथ की पीडीएफ की प्राइस 60 रुपीज ना होगी, 55 रुपीज है। और वहीं पे रीजनिंग की पीडीएफ जो है ना, पूरा 100% रीजनिंग लेता हूँ, हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट का यूज किया हुआ रहेगा, 100% मैं बोल रहा हूँ। 45 रुपीज इसकी प्राइस है, सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैथ में देखो, हर क्वेश्चन के बाद हमने सॉल्यूशन नहीं, वीडियो सॉल्यूशन का लिंक दिया है। आप वाचनाओं पे टच करोगे ना यहाँ पे, तो एक वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन रहेंगे इसमें, ठीक है। रीजनिंग में तो पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ के अंदर ही रहेगा। और करंट अफेयर भी हमने कुछ बीबीआई वाले डाल रखे हैं इस बार के एग्जाम के लिए, उनको एक बार तो करके ही जाना भाई एग्जाम में, ऐसे मत जाना, ठीक है। और ये सारे पीडीएफ को खरीदने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सअप कर लेना है, व्हाट्सअप करके आप खरीद सकते हो। व्हाट्सअप नंबर हमने बता ही दिया, 7279047787 पे, और व्हाट्सअप करके आप खरीदते हो, सारे पीडीएफ आपको व्हाट्सअप पे दे दी जाएगी। और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, बाकी कहते हैं समझदार के लिए सारा काफी है, बाकी आधा मॉक टेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब ये सवाल आपसे क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क पढ़ाओगे तो चुटकी में कर लोगे इसको, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। मैंने पूरा पेड कोर्सेज के अंदर ही पढ़ाया था, तो क्वेश्चन को कैसे इजीली बनाते हैं। ए बी सी एक काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर लेंगे। अगर वो अकेले अकेले करेंगे तो ए 20 दिन में करेगा, बी 30 दिन में करेगा, सी 60 दिन में करेगा। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिलती है, तो ए कितने दिनों में कार्य को कर पाएगा। देखो, एक काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, सी 60 दिन में करता है। टोटल कितना काम है, टोटल वर्क निकालने के लिए ना इनका एलसीएम ले लेते हैं, 60 एलसीएम आएगा। और इसका मतलब है कि 60 काम है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, वो 20 दिन में पूरा काम करता है, तो 60 काम है, तो मतलब वो एक दिन में 60/20 काम करेगा, मतलब एक दिन में 3 काम करेगा। वैसे ही बी को क्या करोगे, 30 को ना 60 को ना 30 से डिवाइड मारोगे, तो बी एक दिन में 2 काम करेगा। सी एक दिन में 60/60 करोगे, 1 काम करेगा, मतलब ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, सी एक दिन में 1 काम करेगा। लेकिन काम कैसे हो रहा है, देखो, डे 1, डे 2, डे 3 में हो रहा है। ये चीज कॉन्सेप्ट समझना, ए डे 1 में ए अकेले करता है, डे 2 में भी ए अकेले करता है, लेकिन डे 3 में ए बी सी एक साथ आ रहे हैं। तो डे 1 में ए अकेले ए 3 काम करेगा, डे 2 में भी अकेले काम 3 काम करेगा, और तीसरे के दिन क्या होगा, ए बी सी तीनों मिलके कितना काम कर रहे होंगे, 6 काम। मतलब भाई 3 डेज के अंदर वो कितना काम निपटा रहे हैं, 3 दी 6 12 काम, मतलब 3 दिन में 12 काम निपटा रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम निपटाएंगे ये बताओ मेरे को, कहोगे 12 × 60, ठीक है। एक दिन में तो नहीं कह सकते, ये 3 के पेयर में है ना, तो इसलिए पूरा काम कितने दिन में करेंगे ये, तो 12 × 25 60 कट गया। अब ये 5 दिन में करेंगे क्या, नहीं, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 दिन का डेटा है ना, 3 दिन का 12 डेटा है 3 दिन का, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए पूरा का पूरा 15 दिन के अंदर काम को निपटा रहे होंगे। अगर ये 2 दिन का डेटा रहता है कि D1 D2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 4 दिन का रहता तो 4 से करते। हालांकि ये 3 दिन का डेटा है, 12 वर्ग 3 दिन में निपट रहा है ना, तो 12 से हमने डिवाइड किया, तो जो हमारा यहाँ पे भागफल आया उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको मिल जाएगा कि वो पूरा 15 दिन में काम हम निपटा। ठीक है भाई, चलो अब एक क्या है ना कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है 594 है, और उनका गुणनफल जो है ना 3564 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 9:11 है, तो संख्याओं का योग बताओ। भाई एक चीज बताओ, मान लेते हैं ना कि एक संख्या है, मान लो 9x है और सेकंड क्या 11x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो इनकी वैल्यू क्या आती है 3, 5,
64। अब ये चीज तो क्लियर हो गया, क्योंकि सवाल में दे रहा है खुद, हमने खुद से कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 99x², ध्यान देना ये x² है, ये 3564 है। अब इससे कटाओगे ना तो ये 36 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा √36 बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 6। अब पूछ रहा संख्याओं का योग क्या होगा, तो कह सकते हो एक संख्या 9x था, दूसरा 11x था, 10x हो गया, तो 10 × 60 कर लो, क्या अच्छा 19x हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। चलो हमने कुछ गड़बड़ किया क्या, हाँ गड़बड़ किया ना, 20x होगा, वही तो मैं कहूँ कि कैसे गड़बड़ कर रहे हैं, 20x, तो 20 × 6 करेंगे 120 हो जाएगा। कभी कभी ना डिफिकल्ट कैलकुलेशन करके हम इजी कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा होता, ठीक है। जो भी मैंने किया 9 और 11 मेरे को जोड़ने नहीं आ रहा था, देखो। तो ये ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपसे होगा तो इसका मतलब आपकी मैथ खराब है, इसका मतलब ये सोचना कि आपका जो दिमाग कहीं और चल रहा है, ठीक है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के योगफल का एक गुणनखंड है। भाई ये सवाल देखने में कितना अटपटा लग रहा है ना, कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल का गुणनखंड, ये क्या होता है सर। मैं कह रहा हूँ ये मजाक किया हुआ सवाल है आपके लाइफ में, आपकी लाइफ के साथ मजाक कर रहे हैं। क्यों भाई, इस सवाल में कुछ है ही नहीं, डरवा रहे हैं आपको और कुछ नहीं, ठीक है। बस आपको ये डरा रहे हैं, ठीक है। क्यों डरा रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे अब बताओ। ये 25th एंड 25th नंबर्स का सम कितना होता है, n × n+1/2, तो ये 25 क्या है ना आपसे, तो 25 × 25 + 1/2, यही ना, मतलब 25 × 26/2, तो ये 13 से कट जाएगा, तो ये 25 × 13, यही वैल्यू आ गया। अब बोलो 25 प्राकृत संख्याओं के योगफल का गुणनखंड, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 से लेकर 25 तक के डेटा का सम आ जाएगा, तो ये 13 का मल्टीपल है, डायरेक्टली मारो 13, क्या लफड़ा करना इतना, कितना प्यारा सवाल है। देखो फिर कह रहा है समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 60 है, तो त्रिभुज की परित्रिज्या बताओ। परित्रिज्या क्या होता है, सर्कम रेडियस, मतलब एक त्रिभुज के चारों तरफ कोई सर्कल है, इसका रेडियस बताओ। और ये जब भी ये समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तो इसके सर्कम रेडियस का वैल्यू होता है a/√3, ये पढ़ा होगा आपने, मेंसुरेशन मैंने पढ़ाया था आपको। तो a की वैल्यू है 60, √3, अब नीचे जब √3 है तो परिमेयकरण रेशनलाइजेशन करेंगे ऊपर नीचे के साथ, √3 के साथ 60 √3/3, तो ये कट जाएगा 20 से, तो हो जाएगा हमारा 20 √3, ठीक है भाई, है ऑप्शन में सी के अंदर है। आगे चलो, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां जो है ना 3:2 के रेशियो में है, यदि लड़कों में 20% तथा लड़कियों में ना 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत क्या है। भाई मान लेते ना 3:2 का मतलब क्या है, मान लो 300 बॉयज हैं 200 गर्ल्स हैं, कोई डेटा नहीं दे रखा तो हम कुछ भी मान सकते हैं। अब 20% को मिला स्कॉलरशिप, तो कितनों को नहीं मिला, 80% को, तो कितने लड़कों को नहीं मिला, 80% को नहीं मिला, मतलब 240 लड़कों को नहीं मिला। अब 200 लड़कियां हैं, 25% को मिला तो 75% को नहीं मिला, मतलब 150 लड़कियों को नहीं मिला, तो कुल मिला के 390 लड़कियों को नहीं मिला। और टोटल कितने बॉयज हैं भाई, बॉयज एंड गर्ल्स हैं 500, तो 390 जो है 500 का कितना परसेंट है ये बताओ, तो 78 बार में कट जाएगा ये, मतलब 78% को जो है ना वो मिला ही नहीं है। तो फिर ये स्कॉलरशिप किस काम का, सबको दो भाई, सब पढ़ेंगे। आगे बढ़ो, 15 नंबर देखो, ये सवाल मैं लिख देता हूँ, क्लियर ना दिख रहा होगा। 157 रूट के अंदर फिर प्लस रूट से बाहर है, इस वाले रूट से बाहर है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 130 प्लस √180 प्लस 256, और ये सब एक दूसरे पे रूट चढ़े हुए हैं, ठीक है। अब ये 256 में बोलूँ किसका है, बोलोगे आप, क्यों बोलोगे सर, हम बोलेंगे ठीक है। मैं यूँ लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू लिखना जरूरी है, 180 में मेरे को जोड़ना होगा, ठीक है। तो किसका है भाई, ये 16 का है। अब मैं इसको 16 को जोड़ूंगा तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, इसकी वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 196। 196 क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ 14 का वो वैल्यू होता है। 157 प्लस 130 में मैं 14 करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है। साफ करते, बहुत ईजी सा सवाल है, प्यारा सा बच्चा वाला सवाल है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 144, √144 निकालोगे 12 होता है, दैट इज इट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 169, क्या मैं लिख रहा हूँ 196, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 144, तो वो 157 भी हम 12 जोड़ देंगे, 169 दैट इज 30, ठीक है।
लेट स्टार्ट। ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल भी सही है। तो इस सवाल में ना तो टाइम लगता ना ही दिमाग लगता, बहुत आसान था। मैं टाइम ले रहा हूँ बिकॉज मेरे को समझाना है, आप इजीली कर लेते। अब आ जाओ, इसकी पुत्र की माँ करते हैं, ठीक है। इसकी पुत्र की माँ करते हैं। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो डी ए से किस प्रकार है, डी ए से किस प्रकार समझ लेते, ठीक है। ए जो है ना बी की पुत्री है, बी मान लो क्या है, मेल है कि फीमेल है नहीं पता, फिलहाल बी की पुत्री हम ए बना देंगे। फिर बी जो है ना सी की माँ है, तो ए जो है ना पुत्री थी, अब बी जो है ना सी की भी माँ है, तो ये सी बी सी का बच्चा और बी इधर फीमेल आ गई, क्लियर है। डी जो है ना सी का भाई है, अब डी जो है सी का भाई बना दिए, तो डी जो है ना ए से पूछ रहा है, तो भाई ए से क्या लगेगा, उसका भाई लगेगा ना, क्लियर है ब्रदर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे देखो 8 17 36 75, फिर अगला क्या आएगा, सिंपल है, 8 दूनी 16, 16 में से एक घटाओगे, जोड़ोगे 17, 17 दूनी 34, इस बार 2 जोड़ोगे 36, फिर 36 दूनी 72, इस बार 3 ऐड करेंगे 75, 75 इंटू 2 150, 150 में इस बार 4 ऐड करेंगे 154। ठीक है भाई, कुछ दिक्कत नहीं था, आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कह रहा है इनमें से सबसे डिफरेंट बताओ क्या है। भाई पॉन्ड और लेक, ठीक है, पिस्टल और गन, कार एंड बस। पॉन्ड एक तालाब छोटा सा, लेक झील उसकी बड़ी फॉर्म है, पिस्टल छोटा सा है, गन उससे बड़ा होता है, कार का बड़ा फॉर्म होता है ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में, बस बड़ा चीज होता है। लेकिन चर्च और मॉन्यूमेंट, चर्च कोई मॉन्यूमेंट नहीं होता, चर्च एक पूजा करने वाला जगह है, और मॉन्यूमेंट जरूरी नहीं कि पूजा की जाए, ठीक है। तो ये सबसे डिफरेंट है, चर्च कोई छोटा रूप नहीं है मॉन्यूमेंट का, पहली बात तो ये दोनों अलग अलग चीज। फिर देखो 1 3 4 7 11, तो अगला क्या हो जाएगा, वीडियो को रोक के दिमाग लगाना, बहुत ईजी है। इन दोनों को ऐड करोगे तो अगला वैल्यू मिल जाएगा 4, फिर 4 एंड 3 को देखो 1 + 3 करोगे 4 मिलेगा, 3 + 4 करोगे 7 मिलेगा, 4 + 7 करोगे 11, तो अब 7 और 11 को ऐड कर दो ना, 18 मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये था, तो हमने सीरीज के इजी क्वेश्चन दिए थे। अब आ जाओ, राहुल को आर बिंदु से चलाते हैं, ठीक है, राहुल को आर बिंदु से चलाते हैं, क्या होता है। तो ले चलते हैं इसको अपनी हवेली पे, आर से शुरू करा, ठीक है। अब सवाल देखो बहुत क्रिटिकल है ये। राहुल बिंदु आर से ना चलना शुरू करता है, जो बिंदु टी के 16 मीटर पश्चिम में। तो मान लेते हैं ना कि कोई टी नाम का एक बिंदु है, ध्यान से देखना, इसके वेस्ट में जा रहा है वो, आर नाम का कोई पॉइंट है, आर से कितना 16 मीटर, यहाँ से आर से स्टार्ट करता है राहुल चलना, और ये क्या करता है भाई 20 मीटर साउथ में जाता है, मान लो 20 मीटर साउथ नीचे है, कितना 20 मीटर, ओके। और यहाँ से चलता है, राइट मुड़ता है 10 मीटर जाता है, 10 मीटर जाता है, फिर यहाँ से राइट मुड़ता है और 6 मीटर जाता है, और ये सी बिंदु पे आके रुक जाता है 6 मीटर यहाँ से। अगेन क्या कहता है, ठीक है, गौरव बिंदु ए से चलना शुरू करता है, जो बिंदु टी के 8 मीटर साउथ में है। अब टी के 8 मीटर साउथ में ये यहाँ पे कौन सा बिंदु है, ए, 8 मीटर है भाई, ओके। फिर यहाँ से क्या रहा है, क्या ध्यान से सुनना, ए से शुरू करता है वह 10 मीटर पूर्व में चलता है, मतलब ये ईस्ट हमारा इधर है, वहां से राइट मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, जब यहाँ से 6 मीटर चलेगा, और फिर वहां से राइट मुड़ता है और 26 मीटर चलता है, तो 26 मीटर कितना होगा, देखो ये पूरा 10 और ये 16, मतलब इस पॉइंट पे आके चिपक जाएगा, ये इस पॉइंट पे आके चिपक जाएगा ये। तो ध्यान देना, ये 8 मीटर और ये 6 मीटर, तो मतलब आर से लेके इस पॉइंट तक जो है ना, ये बी बिंदु पे आके रुक रहा है यहाँ पे। कुल मिला के कितना डिस्टेंस है भाई 14 मीटर, ओके। तो नीचे का ये पॉइंट 6 मीटर है, तो मतलब ऊपर से नीचे मिलाकर सी 20 मीटर हो गया, तो सी और बी एक दूसरे के एकदम आमने सामने खड़ा है, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, तो जितना नीचे होगा उसके पैरेलल 10 मीटर, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड था, कर लेते आप आसानी से। देखो यूनाइटेड को ना SLGRCB लिखते हैं, तो डिसॉन को क्या लिखेंगे भाई, UNITED, यूनाइटेड को ना SLGRCB लिखते हैं, DISOWN को क्या लिखेंगे भाई, कुछ नहीं, 2 माइनस किया, इसमें भी 2 माइनस किया है, तो हम D में 2 माइनस करेंगे, N में 2 माइनस करेंगे तो L आएगा, D में करेंगे तो B आएगा। स्टार्ट B से होना चाहिए, एंड L से आना चाहिए, तो बस ठीक है, एंड जो है L से आ रहा है आपका A के अंदर, A के अंदर है। फिर देखो 6 मिनट में ना, मिनट की सुई, सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितनी आगे जाएगी, ठीक है, अपेक्षा आगे आ जाएगी, कितनी डिग्री वो एंगल पूछ रहा है आपसे,
सबसे पहले ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल को कवर करती है। भाई घड़ी पूरा अगर मिनट का सुई अगर पूरा गोल घूम जाएगा 360 डिग्री एंगल रोटेट करेगा, और 360 डिग्री रोटेट करने पे वो कितना मिनट बनाता है, 60 मिनट। तो भाई 1 मिनट में कितना डिग्री घुमा वो, बोलोगे सर 6 डिग्री। तो पूछ रहा 6 मिनट का बताओ ना तुम, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ हाँ, 6 मिनट कह रहा नहीं 16 मिनट है। देखो इंग्लिश सही है हिंदी गलत है, 16 मिनट करो इसको। वही तो ऑप्शन में है नहीं, 36 हो जाता है ना, तो 16 × 6 96। ठीक है, अब जाके सही हुआ। हिंदी देखो इंग्लिश दोनों देखो, दोनों में फर्क है। टाइपिंग एरर है तो हम उसको अभी क्या अभी ठीक करेंगे, बाद में नहीं। अभी ठीक हो गया। हाँ हो गया, ठीक है। तो क्या करोगे, 1 मिनट में बस ये याद रखो 6 डिग्री, तो 16 मिनट में कितना डिग्री भाई, 16 × 6 बराबर 96। चलो अगला हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। क्या कह रहा है, इस साइन को अगर ये लिखते हैं तो किडनैप को क्या लिखेंगे। भाई देखो यहाँ पे ASSIGN को SASING लिखते हैं, तो KIDNAP को कुछ नहीं भाई, दो दो लेटर्स को ना बस इंटरचेंज कर रखा, लेकिन बीच के दो लेटर्स को एज इट इज छोड़ा हुआ है। इन दोनों को मतलब फर्स्ट एंड लास्ट के दो लेटर्स को पलट दो, बीच के दो लेटर्स को एज इट इज छोड़ो, फिर लास्ट वाले को PA कर दो। यहाँ पे है क्या IKDNPA, IKDNPA बी के अंदर है भाई। ठीक है, चलो 24 कह रहा है ना कि ताश के 52 पत्ते की गड्डी में एक पत्ता ना यादृश से खींचा जाता है, तो इस पत्ते के पान का गुलाम होने की प्रायिकता कितनी है। भाई ताश में 52 पत्ते होते हैं और इसमें वो क्या होता है, लिप जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, स्लेव ऑफ लिप बिटल, पान के पत्ते का गुलाम, वो कितना होता है, एक ही होता है, तो 1/52 हो जाएगा, सिंपल। 25 नंबर देखो, वेन डायग्राम कह रहा है ट्रायंगल को ना गर्ल्स से डिनोट करते हैं, सर्कल को कोच से डिनोट कर रहे होते हैं, रेक्टेंगल को जो है ना चतुर्भुज को प्लेयर से डिनोट कर रहे होते हैं। तो वो खिलाड़ी बताओ, जो वैसे प्लेयर्स बताओ जो कोच नहीं है। ठीक है, तो ये बताओ मेरे को, कोच नहीं होना चाहिए लेकिन वो एक तो ढंग से देखो, अरे का कौन सा भाग उन लड़कियों को दर्शाता है, मतलब वो गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है, वो प्लेयर होनी चाहिए बट कोच नहीं होनी चाहिए। तो G और P दोनों में आनी चाहिए बट C के अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कोच के अंदर, सर्कल में नहीं आनी चाहिए, मतलब ट्रायंगल में होनी चाहिए भाई, और रेक्टेंगल में होनी चाहिए बट सर्कल के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारा Q है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, सिंपल B के अंदर है। 26 नंबर में क्या रहा है बताओ, अगला सीरीज क्या हो जाएगा, कुछ नहीं भाई, जो लेफ्ट साइज में छोटा था अगले साइड बड़ा हो गया, फिर इसका देखो लेफ्ट का छोटा अगले में बड़ा, फिर इसका जो लेफ्ट का छोटा अगले में बड़ा जाएगा, तो A के अंदर है। प्यारा सा सवाल था, कर ली होगी अब तक इसको। अब वीडियो को नॉन वर्बल देखते रोक के ट्राई करो, नॉन वर्बल मेरा वेट मत करोगे, मैं अभी रुकूंगा आपके लिए, उतना नहीं रुकूंगा, आप रोको और सॉल्व करो। इसका अगला क्या होगा, मैंने बताया था ना कि ऐसे सवाल में पहला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसको दूसरा मानो, इसको तीसरा मानो, और इसको चौथा, इसको पांचवा। दूसरे की अकॉर्डिंग ना तीसरा का देखो क्या हाल है, दूसरे का वो पॉइंट जो लेफ्ट साइड टॉप पे था वो तीसरे में इधर राइट साइड कॉर्नर पे आया, तो चौथे का जो D ऊपर में था ना इस साइड, वो इस साइड कॉर्नर में जाएगा, जो कि B एंड D के अंदर है। B एंड D के अंदर देखो ना चीजें काफी हद तक सिमिलर है। ये देखो 8 2D बीच में इनका स्क्वायर, खाली इस साइड का टॉप का, राइट का जो है ना टॉप का फोटो देख लो, तो इसका राइट का टॉप में कौन आया है, जो सेकंड के सेंटर में था ना वो टॉप पे चला गया, तो इसके सेंटर में जो था 2 उसके टॉप पे जाना चाहिए, जो कि किसी में नहीं गया भाई, फिर तो बवाल हो जाएगा। अब हम करे तो करे क्या, जिए तो जिए कैसे बिना आपके। तो अब ये चीज तो क्लियर है कि हम B एंड D को ही आंसर करेंगे। सर आपका बताया रूल तो यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे उस रूल का मैं बताता हूँ ना, उस रूल का कचरा क्यों किया गया है, क्योंकि इस फोटो से इस फोटो इसमें जैसे आगे बढ़ रहा है ना, एक फोटो को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे इसमें से इसमें गया तो किस चीज को चेंज किया, P को हटा के V कर दिया, किसी एक रैंडम फोटो को हटाना होगा। फिर इसमें से इसमें गया तो क्या चेंज किया, ये बताओ, कुछ लग रहा है चेंज किया इसके अंदर। इसमें देखो ट्रायंगल नहीं है, इसमें T है, तो T को हटा के ट्रायंगल किया। फिर इसमें से इसमें गया तो V को हटा के देखो उसकी जगह D कर दिया। इसमें से इसमें जाएंगे तो इन पांचों में से किसी एक को हटा के नया फोटो आएगा।
लेकिन डी में तो वही पांचों के पांचों निकम्मे आगे बैठे हैं। डी बी के अंदर कुछ नया दिख रहा है मेरे को सर्कल, तो मैं कहूंगा बी हमारा सही है, क्योंकि बी में सही होने के साथ साथ डी की पोजिशनिंग भी अपने को देखनी थी। ठीक है, तो डी की पोजिशनिंग बी में और डी में थी, लेकिन डी वाले ने क्या किया, नया फिगर को नहीं लाया, पुराने वाले को लेके आ गया जो रूल को सेटिस्फाई नहीं करता। इस हिसाब से बी हमारा सही आंसर है, 100% सही आंसर है, कोई डाउट वाली चीज नहीं। अब आपको ना आती हो समझ में तो आप मेरे को गलती मत बता देना कि सर आपने गलत बता दिया। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कह रहा है, ये भी हमारा नॉन वर्बल है। कह रहा है 1 2 3 4 ही फोटो है, पांचवा तो है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम कर लेंगे। जब भी 4 फोटो का है ना, तो ये देखो इसका एक बार डार्क है स्क्वायर जो तिरछा है, इसका स्क्वायर खाली है, इसका डार्क है तो अगले वाले में खाली स्क्वायर होगा। इस हिसाब से सी तो हमारा आंसर नहीं होगा। फिर देखो ट्रायंगल जो है ना सबका खाली है। अब देखो सर्कल इसका डार्क है, इसका खाली, इसका सर्कल डार्क, इसका खाली। इसका मतलब अगले वाले में तीनों के तीनों फोटो खाली होनी चाहिए। और पोजिशनिंग की अगर ध्यान देंगे तो हम अगर मान लो इस पोजीशन को 1 कहते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 कहते हैं। पहले वाले में देखो ये जो रेक्टेंगल स्क्वायर था हमारा 1 पे था, दूसरे वाले में देखो 2 पे आया, तीसरे वाले में देखो 3 पे आया। इसका मतलब ये स्क्वायर अभी मेरे को यहाँ चाहिए। यहाँ कहाँ कहाँ में है, इन दोनों में। अब इन दोनों में एक चीज और मेरे को देखना होगा, बस सर्कल सर्कल सेम है तो मेरे को अपना ट्रायंगल की पोजीशनिंग देखनी होगी। ये ट्रायंगल पहले इधर के साइड था, अब इसका इधर आ गया, उल्टा आ गया। इसका उल्टा करोगे किधर जाएगा, इधर की तरफ फेस। इसका मिरर करोगे तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना। तो इसका मिरर करोगे तो ये डी वाला बनेगा, सिंपल डी ही होना चाहिए। ठीक है, डी। हाँ, ये क्या खिचड़ी कर रखा है भाई, इतना सारा फोटो इसके अंदर। देखो ऊपर में देखो 5 स्टार, 3 2 5 स्टार थे, फिर नीचे आ गया टॉप से डायरेक्टली नीचे 1, फिर ऊपर गया 2, फिर 3। मतलब अगले वाले में चौथे नंबर पे 4 स्टार अपने को चाहिए। चौथे नंबर पे 4 स्टार डी में नहीं है, सी में भी नहीं है, ए एंड बी के अंदर है। ओके ठीक है, इसमें टॉप वाली फिगर को ध्यान देना है कि ऊपर का जो टॉप पे फिगर है वो 5 होना चाहिए, जो भी है 5 होना चाहिए। बी के अंदर तो 4 ही परसेंटेज का साइन है, इसलिए हमारा सही है। खिचड़ी है बट ईजी है। कहते हैं ना खिचड़ी अक्सर खाने में सुपाच्य होता है, पच जाता है इजीली। ये सारी खिचड़ी पच गई इजीली। ये भी बहुत ईजी है, आप करके देखो। हम क्या करेंगे ना, इसको मानो 1 2 3 4, अब ये 5, तो 1 की तरफ देखने का भी नहीं है। ठीक है, 2 और 3 का रिलेशन देखो, इसका जो टॉप में था ना वो अगले पे देखो नीचे आ गया, जस्ट उसी वाले के पार्ट के। तो इसका टॉप वाला क्या आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, कोई शक नहीं। इसका जो सेंटर में था ना वो अगले वाले में देखो उसी के ऊपर आ गया, तो इसका सेंटर वाला जो है ना इसी के ऊपर चला जाएगा। तो भाई किसके ऊपर में, बीच में देखो ऊपर टॉप के मिड में सर्कल कहाँ पे है, तो सी के अंदर है। और नीचे भी हमारा ये वाला देखो था, तो इस हिसाब से सी ही हमारा सही आंसर है ना। कितना प्यारा सा चीज है, कहेगा हम लफड़ाबाजी करेंगे। कहोगे महाराज ऐसा ऐसा ट्रिक पहले कहीं नहीं बताया, पहले से यूट्यूब पे बता रखे हैं, आप जाके देखो, पिछले महीने ही बताया था पूरा नॉन वर्बल का निचोड़। ठीक है, जाने से पहले फिर से कहेंगे, अगर ऐसा ही दमदार टाइम के साथ मैनेजमेंट के साथ अगर मॉक टेस्ट लगाना है, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट के अंदर, बच्चों के बीच में रैंक पता चलेगा आपको। जाओ और अभी ये स्टडी आपको डाउनलोड करो, वहां पे मॉक लगाओ। और साथ में जो भी टॉपिक खराब है आप सेपरेट पीडीएफ भी ले सकते हो, या फिर एक साथ सारी पीडीएफ ले सकते हो। सारे पीडीएफ से प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। मैं बार बार बोलता हूँ एग्जाम से पहले, और जब आप एग्जाम के टाइम पे मांगते हो ना, एग्जाम के 1-2 दिन पहले, तो हम कहते हैं पीडीएफ की सेलिंग बंद होगी, क्योंकि 1-2 दिन में तो कोई कुछ पढ़ नहीं पाएगा, हमारा नाम बदनाम होगा। इसलिए अभी सेल कर रहे हैं, जब एग्जाम करीब आएगा हम पीडीएफ की सेलिंग बंद कर देंगे। आप लाख उपाय करोगे, सुनोगे कि हाँ A to Z स्टडी के पीडीएफ आया, फिर भी नहीं सेल करते हैं, क्योंकि आप उतने कम टाइम में पढ़ नहीं पाओगे और नाम खराब होगा हमारा। इसलिए अभी बाय करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट्सअप करो और पीडीएफ को बाय करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।